हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारा 7th वीडियो है फिजिक्स के सॉल्यूशन का, जो चंडीगढ़ के अंदर जो टीजेटी साइंस नॉन मेडिकल सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ था 2024 में। इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए पार्टिकल इज बीइंग फोर्स्ड टू मेक ए यूनिफॉर्म मोशन इन अ सर्कल। मतलब एक पार्टिकल पे फोर्स लग रही है ताकि वो यूनिफॉर्म मोशन करे एक सर्कल में। तो ये जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो सेंटर की तरफ लगेगी, लेकिन उसकी जो स्पीड है उसको चेंज नहीं करेगी। तो मतलब उसकी जो मोशन रहेगी वो कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन रहेगी और सर्कल के अंदर रहेगी। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो हर टाइम पे उसकी जो डायरेक्शन है वो हम टेंजेंट से देते हैं। तो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी? कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी। लेकिन उसकी जो स्पीड है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसमें वो एक समान स्पीड से क्या करेगा, मतलब उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी? पूरी जर्नी के दौरान सेम रहेगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है ना। यहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं, जो सिर्फ क्या करेगी? डायरेक्शन चेंज करेगी ओनली। डायरेक्शन चेंज ओनली, मतलब ये उसकी स्पीड को कम ज़्यादा नहीं करेगी, सिर्फ डायरेक्शन को ही चेंज करेगी जो हम फोर्स लगा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? इन अ सर्कल। मतलब यूनिफॉर्म मोशन इन अ सर्कल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चाहे ये लिख दो यूनिफॉर्म मोशन इन अ सर्कल या ये लिख दो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो यूनिफॉर्म वर्ड लगा है सर्कुलर मोशन में, इसका मतलब है डायरेक्शन तो चेंज रहेगी कॉन्टिन्यूसली, लेकिन उसकी जो स्पीड है, जिस रेट से वो मूव कर रहा है, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब उसकी स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द पार्टिकल की जो टाइम के साथ चेंज होगी वो बतानी है। काइनेटिक एनर्जी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, फर्स्ट क्या है? स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी। तो वेलोसिटी के पास तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों चीज़ें होती है। तो स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज। इसको हम लीनियर वेलोसिटी भी लिख देते हैं, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछे वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर होती है। तो मास मास और वेलोसिटी का स्क्वायर या फिर स्पीड का स्क्वायर, तो ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड रखते हैं ना हम वेलोसिटी का, वो क्या है? सेम है। या फिर स्पीड रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? पूरी जर्नी के दौरान टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, मतलब सेम रहेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। लेकिन लीनियर वेलोसिटी हम अभी करके आए हैं कि टाइम के साथ क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी इज द राइट आंसर। लेकिन हम सी और डी पोर्शन को भी देख लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। अब देखो, एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं? ओमेगा से। v किसके इक्वल होता है? आर ओमेगा के। किस केस में? सर्कुलर मोशन के अंदर v किसके इक्वल होता है? आर ओमेगा के। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो ओमेगा को भी क्या रहना पड़ेगा? सेम। तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन बात आती है डायरेक्शन की। एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ना, वो टेंजेंट से नहीं दी जाती। अगर वो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड की उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, थंब कहाँ आ रहा है? अपवर्ड या आउटवर्ड? तो आउटवर्ड होगा डायरेक्शन और परपेंडिकुलर टू पेपर होगा। और अगर यही क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होता तो अंदर की तरफ आती इसकी डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू पेपर होती। मतलब जो डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो। मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ये भी क्या रहेगी? टाइम के साथ सेम रहेगी। फिर आता है एंगुलर मोमेंटम।
तो एंगुलर मोमेंटम जो सर्कुलर मोशन में दिया जाता है L इक्वल टू एम वी आर। तो m क्या है, मास, v क्या है, स्पीड, और r क्या है, रेडियस। तो ये तीनों चीजें सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या रहेगा, सेम, और इसी की जो डायरेक्शन है वो सेम इसी तरीके से दी जाती है कि एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगी, और क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ होगी एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगी। मतलब एंगुलर मोमेंटम भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, स्पीड भी चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या बनता है, बी इज द राइट आंसर। और अगर ऑप्शन में लीनियर वेलोसिटी की जगह लीनियर मोमेंटम आ जाता, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लीनियर मोमेंटम भी टाइम के साथ क्या होगा, चेंज, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसलिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज होता है। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम नहीं था, लीनियर वेलोसिटी था, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अब देखो 33 नंबर, जो एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि जब एक ऑर्डिनरी लाइट को किससे पास किया जाता है, क्वार्टर वेव प्लेट से पास किया जाता है, तो उससे निकलने वाली लाइट इलिप्टिकली पोलराइज्ड होती है। कैसी होती है, इलिप्टिकली। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब होता है अनपोलराइज लाइट। तो जब कभी भी अनपोलराइज लाइट को किसी क्वार्टर वेव प्लेट से पास करते हैं तो वो कैसी लाइट मिलती है, पे एमर्जेंट लाइट कैसी मिलती है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड मिलती है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें कुछ कमियां थी आंसर में, इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया गया था इस पेपर से, कि इफ क्वांटम पार्टिकल इज कन्फाइंड इनसाइड ए नॉन रिजिड बॉक्स। नॉन रिजिड बॉक्स का मतलब है कि वो बॉक्स रिजिड नहीं है, इसके बाहर भी पार्टिकल जा सकता है। मतलब कोई भी क्वांटम पार्टिकल है इसके अंदर, अगर कोई भी क्वांटम पार्टिकल इसके अंदर है और ये नॉन रिजिड बॉक्स है, नॉन रिजिड बॉक्स क्या होता है, वो बॉक्स जिसके आर पार आपा जा सको। मतलब ये पार्टिकल के यहाँ पे पाए जाने की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 0 होगी, मतलब पार्टिकल यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर ये बॉक्स रिजिड होता, अगर ये बॉक्स रिजिड बॉक्स होता तो प्रोबेबिलिटी आउटसाइड कितनी होती, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 होती। आउटसाइड उस बॉक्स के बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, 0 हो जाती। लेकिन कहता है अगर कोई क्वांटम पार्टिकल इज कन्फाइंड इनसाइड ए नॉन रिजिड बॉक्स, मतलब नॉन रिजिड बॉक्स है, नॉन रिजिड बॉक्स वो होता है जिसके अंदर से वो पेनिट्रेट करके बाहर जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड बॉक्स इज, मतलब आउटसाइड बॉक्स, बॉक्स के बाहर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो यूनिटी होगी, 1 तो नहीं हो सकती। 0 1 का मतलब बाहर ही मिलेगा, अंदर नहीं मिल सकता, तो ये गलत है। मतलब नॉन 0 होगी। अब ये नहीं पता कितनी होगी, तो 0 होगी, वेरी स्मॉल होगी, अब ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर ऑप्शन में आता नॉन 0 तो आप नॉन 0 को टिक करते। ग्रेटर देन 50% ये भी नहीं कह सकते। हम कितनी वैल्यू होगी वो कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन नॉन 0 होगी ये बता सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर था वो, इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर सही नहीं था, कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था इस पेपर से। तो अगर आपसे पूछे कि नॉन रिजिड बॉक्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बाहर पाए जाने की नॉन 0 होगी, और अगर रिजिड बॉक्स होता तो प्रोबेबिलिटी 0 होती, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता उस बॉक्स से। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये वेरी स्मॉल भी नहीं कह सकते, ग्रेटर देन 50% भी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमें स्किप करना था, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया इसी वजह से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रिजल्ट्स ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स। मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें कब मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से कहाँ जाते हैं, हायर ऑर्बिट्स में, या लोअर लेवल से कहाँ जाते हैं, हायर लेवल में। एब्जॉर्प्शन तो तभी मिलेगा। और एमिशन, देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब मिलता है आपको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है कब, मतलब अगर उसकी जो ट्रांजिशन है वो लोअर से कहाँ पे हो,
हायर में हो। अरे तब जब एब्जॉर्ब करेगा फोटॉन्स को तो लोअर से हायर में जाएगा, और तभी तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा हमें, एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, हायर टू लोअर लेवल या लोअर ऑर्बिट में होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में पूछा है कि कब मिलेगा आपसे, जब ट्रांजिशन हो इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर कहाँ से, लोअर टू हायर लेवल में। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर लेवल में जाएगा तो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन अगर हायर से लोअर में आता है तो फोटोन को एमिट करता है, तो वहां पे एमिशन स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द ट्रांजिशन जोन फॉर रमन स्पेक्ट्रा। अब हमें पता है कि जो रमन स्पेक्ट्रम जो होता है, इसके अंदर हमारा जो मॉलिक्यूल का जो ट्रांजिशन होता है वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल्स में होता है। किस में होता है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लेवल के बीच में ट्रांजिशन से होता है रमन स्पेक्ट्रम के अंदर। इसलिए हमारे वहाँ पर आता है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। जो हम एमएससी में करते हैं रमन स्पेक्ट्रा, तो वहाँ पर हमें रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, दो स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम। वो क्यों पढ़ते हैं, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में रोटेशनल लेवल में चेंज आएगा, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में वाइब्रेशनल लेवल में चेंज आता है, या वाइब्रेशनल लेवल में ट्रांजिशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन होते हैं रमन स्पेक्ट्रम के अंदर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। मतलब इनमें से कौन सी सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हाई रिजिडिटी, सही बात है, रिजिडिटी क्या होती है उसकी, ज़्यादा होती है, कठोरता ज़्यादा होती है। रेगुलर शेप होती है, जैसी शेप बनाओगे वैसी ही शेप उसकी रहती है। हाई डेंसिटी होती है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो सॉलिड की कम होती है, लिक्विड की उससे ज़्यादा होती है और गैस की सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए ये जो डी ऑप्शन है ये सॉलिड की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये थे आपके 37 क्वेश्चंस जो चंडीगढ़ के टीजेटी साइंस के एग्ज़ाम में आए थे 2024 में। मैंने सभी फिजिक्स के क्वेश्चन को ट्राई किया है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दी वीडियोज़। तो अगर किसी ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ये सभी वीडियोज़ प्लीज़ वॉच करिए और अपना फीडबैक दीजिए। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच अगेन।